नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी और साथ साथ में 26 जनवरी रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और शुभकामनाएं इस बात की भी हैं कि आप लोग के लिए यह वर्ष 2026 नए उमंगों का और नए विश्वास का और आपकी सफलताओं का हो। और इसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए और ज्यादा बेहतर करने के लिए डिकोड एग्जाम आपके इसी शुभ अवसर के अवसर पर हमारे जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट दे रहा है, कुछ ऑफर दे रहा है। तो आप चाहें तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा कि आप हमारा ही कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको सही लगे। अगर आपका विश्वास हमारे प्रति है तो निश्चित तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कोर्स चल रहे हैं और किन किन कोर्सों में क्या क्या ऑफर हैं, उन ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए कूपन कोड क्या है, इन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा, ठीक है, बस लिमिटेड टाइम लूंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि एग्जाम कैलेंडर वगैरह आने वाला है, उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन रहेंगी, तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर एक पॉइंट जो है वो ये है कि भाई देखो, ऐसा है कि सबसे पहले जो आप लोग की डिमांड थी लोअर पीसेस को लेकर के, लोअर पीसेस में हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है और लोअर पीसेस की वैकेंसी लगभग 2200 समथिंग के अप्रॉक्स जो सुनने में आ रहा है कि इतनी वैकेंसी आ रही है, यानी कि ठीक ठाक वैकेंसी आ रही है। अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट लगा लिया, थोड़ा सा अगर आपने मेहनत कर ली, तो निश्चित तौर पर आप उस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। और उसके लिए हमने एक नया बैच लॉन्च कर दिया है। अभी इस लोअर पीसेस के कोर्स पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 6000 की फीस है, 6000 की। ठीक है, और ऑफर जो है, ऑफर के साथ में 50,000 का इस पे क्या है, डिस्काउंट है। 50% का डिस्काउंट के साथ में इसकी फीस 3000 हो जाएगी। इस 3000 में आपको हमारे सभी कंटेंट का वीडियो लेक्चर मिलेगा। आपको वीडियो लेक्चर के अलावा करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, बायलिंग आपको नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। यानी कि इसमें क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, बायलिंगुअल पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्पेशल करंट अफेयर्स मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लस उसके नोट्स मिलेंगे, डेली टेलीग्राम ग्रुप टेस्ट मिलेगा आपको, और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप हमें कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, कहीं कोई इश्यू इसमें नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें आपको हमारे डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन पर मिलेंगी। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, कि सबसे पहले आप लोग ये काम कीजिएगा कि गूगल प्ले स्टोर से डिकोड एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक अगर आपके पास नहीं होगा तो उसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 या बाकी जो 2 नंबर दिए हैं उनमें से किसी पर आप मैसेज करके लिंक को मांग लीजिएगा। और लिंक के माध्यम से आप गूगल प्ले स्टोर से जो है क्या कीजिएगा, डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपकी वहां पर एक छोटी सी आईडी बन जाएगी। आईडी बनने के बाद आपके सामने एक होम पेज ओपन होगा जहां पे लिखा रहेगा वीडियो कोर्स। वीडियो कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारे जितने भी कोर्सेज होंगे वो सारे टैब उसके दिखाई देंगे। जिस भी कोर्स को परचेज करना होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, वहीं पर उसके डिटेल्स, सामान्य अध्ययन के वीडियो में जाकर के उसका डेमो वीडियो, और वहीं पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करने पर जो भी हमारे ऊपर जो उस हमारे कूपन कोड है वहां पर अप्लाई करना होगा, उसके लिए कूपन कोड का एक ऑप्शन आएगा। कूपन कोड को में उस अलग अलग कोर्सेज का जो अलग अलग कूपन कोड है वो आपको दिया जाएगा, उसमें फिल कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा और आपकी फीस जो है लेस हो जाएगी और वहीं पे पेमेंट कर दीजिएगा। आप सीधे हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे, लेक्चर आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप से ऐड कर लिया जाएगा। तो ये छोटी सी प्रोसेस है। तो लोअर पीसेस में हमने विगत वर्षों में हमने चयन भी दिया। हमने पहली बार लोअर का हमने कोर्स लॉन्च किया था, उसमें हमने 8 चयन दिया था, पहली बार जब डिकोड नया था अपने आप पे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था परीक्षाओं का, उसके बाद भी हमने 8 सिलेक्शन दिया था आपको। ठीक है, तो ये आप इनकी फोटोज अगर देख सकते हैं। और अब तो एक बड़ा एक्सपीरियंस डिकोड एग्जाम का हो गया है। लगातार हमने आरओ में सिलेक्शन दिया है, हमने कई अन्य एग्जाम में सिलेक्शन दिया, और अब पुनः से हम लोअर में अपने टंका बजाएंगे, लोअर में अपनी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। इसके लिए आप लोग चाहे तो लोअर का बैच आप ले सकते हैं पूरी। इसके लिए आप लोअर पीसेस लिख करके आप दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसका कूपन कोड क्या होगा, कूपन कोड इसका जो है लोअर 3000, क्या LOWER लोअर 3000 आप लिख दीजिएगा तो आपको इसका डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एक बड़ी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। बहुत कम टाइम में ये वैकेंसी शॉर्ट आउट हो जाती है अपने आप पे, यानी कि इसका रिजल्ट आज आ जाता है। एक बहुत बेहतर मौका है। अगर आपकी मैथ, रीजनिंग वगैरह अगर अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने कोर्स चलाया हुआ, इसमें भी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे,
करंट अफेयर्स का सेक्शन मिलेगा और जो भी सेक्शन इसमें होते हैं अलग अलग, उन सभी सेक्शन के अलग अलग लेक्चर्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा आपको और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी जो कि अलग अलग टॉपिक वाइज आपको टेलीग्राम पर टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको जो है यहां पर मिलेंगे। इसके लिए भी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। इसकी जो फीस है वो क्या है, 2500 है और 26 जनवरी तक इसमें ऑफर है, तो ये आपको मिल जाएगा 1999 में। और इसके लिए भी आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। क्या ASC, क्या इसका कूपन कोड क्या रहेगा, AHC 500, बिना स्पेस कैपिटल लेटर में ASC और 500 कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। 2500 जो हमारी इसकी फीस है वो लेस होकर के कितनी हो जाएगी आपकी, 2000 हो जाएगी। तो इस कोर्स को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेखपाल भर्ती आप जानते होंगे, एक बड़ी वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म इसके चल ही रहे हैं, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा संभवतः। इसमें भी आप बेहतर फायदा ले सकते हैं। इसमें इसकी फीस जो है कितनी है, वो है 2000 और कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो इसकी फीस हो जाएगी कितना, 1499 हो जाएगी, यानी कि लगभग 1500 हो जाएगी। तो इसमें भी सारी चीजें मिलेंगी, सभी वीडियो के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवरेज किया जाएगा, ठीक है। और सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण नोट्स मिलेंगे आपको, उत्तर प्रदेश विशेष के अलग से नोट्स मिलेंगे आपको, लेक्चर मिलेगा उसका, यूपी जीके कंप्यूटर जीके के नोट्स मिलेंगे अलग से, लेक्चर मिलेगा उसका, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा व्याख्यात्मक, और टेलीग्राम ग्रुप में टॉपिक वाइज आधारित आपको टेस्ट मिलेगा। तो लेखपाल का बैच भी आपके सामने बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसमें भी, अगर आपने पेट वगैरह का एग्जाम दिया होगा, ठीक ठाक अगर आपकी जो परसेंटाइल होगा तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस कोर्स को लेने के लिए भी आप दिए गए नंबरों में से किसी पर भी व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपीपीसीएस का हमारा एक बहुत बेहतर कोर्स चल रहा है, आप लोग जानते होंगे, फाउंडेशन कोर्स है। इसमें प्री प्लस मेंस के वीडियो लेक्चर आपके, प्री का पीवाईक्यूज आपका, मेंस का पीवाईक्यूज आपका, आपकी प्री की टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपका, सीसैट हिंदी, एवरीथिंग, कोई भी चीज इसमें नहीं बचेगी। आल्सो इंटरव्यू की तैयारी, गाइडेंस, सब कुछ मिलेगा इसमें, फ्री मेंटरशिप मिलेगा, सब कुछ एक जगह पर रहेगा। बहुत बेहतर कोर्स है। इस कोर्स को लेने के बाद आप चाहे RO 2026 की तैयारी करना चाहते होंगे, चाहे आप लोअर की तैयारी करना चाहते होंगे, चाहे BO की तैयारी करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम तैयारी करना चाहते होंगे, इस बैच को लेने के बाद सारी तैयारी समग्र रूप से आपकी तैयारी हो जाएगी और बड़े स्तर की यूपीएससी की तैयारी भी हो जाएगी। तो इसको लेने के लिए भी आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमें 8604409201 पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके अलावा आप जो कूपन कोड की मैं आपसे बात कर रहा था कि अलग अलग कोर्सेज में हमारे क्या क्या कूपन कोड है। अच्छा, करंट अफेयर्स का एक हमारा अलग से बूस्टर पैच चलता है, जिसमें आपको लगातार 20 क्वेश्चन टेलीग्राम पे दिया था करंट अफेयर्स के। आप चाहें तो 251 रुपए में 1 साल के लिए आप हमारा करंट का वो लेक्चर ले सकते हैं, मतलब वो हमारा ग्रुप लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बूस्टर का मात्र 501 रुपए का है, ऑफर में 50% का डिस्काउंट है, 251 रुपए में आपको मिल जाएगा, ओनली 251 में। 1 साल तक आपको 20 क्वेश्चन डेली मिलेंगे करंट अफेयर्स के। हालांकि यूट्यूब पर मेरे द्वारा डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको PDF आदमी चाहिए तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपको चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, BO हो गया, RO होगा, PCS हो गया, या किसी अदर एग्जाम के लिए अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए भी हमने लगभग जो है 1500 रुपए में एक ऐसे का बैच लॉन्च किया है, डिस्काउंट के साथ में 1000 मिल जाएगा, और इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कूपन कोड थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, जैसे कि RO अगर आप अभ्युदय बैच लेते हैं उसकी फीस कितनी है, 7000 है। अगर डिस्काउंट लेना है आपको तो कूपन कोड लगाना पड़ेगा आपको, कैपिटल लेटर में DECOD डिकोड 2000, और फीस हो जाएगी आपकी कितनी, 5000। अगर RO मेंस 2023 का बैच लेना है तो 4500 फीस है, मेंस 1000 कूपन कोड लगाइएगा, फीस हो जाएगी 3500 आपकी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BO की वैकेंसी जो कि आने वाली है, BO की फीस कितनी है, 6000 है, 6000 है, इसमें कूपन कोड लगाइएगा BEO 2000, फीस आपकी हो जाएगी कितनी, 4000। इसके अलावा यूपीसीएस फाउंडेशन बैच 2026, इसकी फीस कितनी है, 12000, कूपन कोड लगाइएगा आप, इसमें तो फ्लैट 50% डिस्काउंट है पीसीएस के लिए, यह हो जाएगा 6000 में आपका। RO इलाहाबाद हाईकोर्ट RO की फीस कितनी, 2499, कूपन कोड लगाइएगा ASC 500, फीस हो जाएगी 1999, यानी कि 2000, ठीक है। यूपी लेखपाल की फीस कितनी है, 2499 है, इसमें 1000 का डिस्काउंट है, और ये हो जाएगा आपका जो है 1499 में, ये LEKH लेख, और 1000 का आप कूपन कोड लगाइएगा। तो ये सारी चीजें हमने आपको यहां पर बताई हुई हैं, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप हमारे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। बाकी लोअर का तो हमने आपको बता दिया, लोअर पीसेस का। तो ये कुछ हो गई चीजें, इसके लिए आप इन्हीं सभी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, आज एक आर्टिकल आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये आर्टिकल दरअसल जनगणना और परिसीमन पर आधारित है। जनगणना और परिसीमन का क्या इंपैक्ट
जो हमारे विमेन रिजर्वेशन होता है, महिला आरक्षण होता है, उस पर क्या पड़ेगा, और जो हमारा एक कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कि जो सहकारी संघवाद है अपने आप में, या संघीय जो ढांचा है अपने आप में, उस संघीय ढांचा पर परिसीमन और जनगणना का क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी तब जब जनगणना जो कि आपकी पहले होने वाली थी लेकिन अब वो लेट हो चुकी है किन्हीं कारणों से क्या, कोविड-19 के कारणों से। तो अब उस जनगणना और उस परिसीमन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इस पर आज का आर्टिकल ये बेस्ड है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस आर्टिकल को बढ़िया से समझेंगे, सुनेंगे और इस पर अपने पॉइंट्स को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। परिसीमन के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जनगणना के बारे में भी जानते होंगे और आप जानते होंगे एक तय समय सीमा के बाद जो है परिसीमन किया जाता है और जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों का आरक्षण किया जाता है, जिसमें महिला सीटें भी शामिल होती हैं आपकी अलग प्रकार से। लेकिन चूंकि क्या हो गया है कि अभी जनगणना में, सेंसस में क्या हुआ, डिले हो गया है, अभी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट भी नहीं हो पाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा गैप जो है दिखाई देगा अलग अलग राज्यों के बीच में। जैसे अगर मैं बात करता हूं जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, ठीक है, और जो उत्तर के राज्य हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य, मध्य प्रदेश जैसे राज्य आएंगे, तो इन राज्यों में क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ी है अपने आप में, सिंपल सी बात है, और यहां पर सीटों का जो आरक्षण, मतलब सीटें जो हैं लोकसभा की, वो ठीक ठाक है अपने आप में। जबकि दक्षिण के राज्यों में अगर आप विगत वर्षों में कुछ गौर करेंगे तो वहां पे पॉपुलेशन इतना नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो अब एक बात जरा समझने का मेरा प्रयास कीजिएगा, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भाई क्या क्या चीजें थोड़ा सा चेंज हो रही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो उत्तर के जो आपके राज्य हैं, ठीक है, उत्तर के राज्य, ठीक है, उत्तर के राज्य और एक दक्षिण के राज्य, ठीक है। तो दक्षिण के राज्यों में जैसे कि एग्जांपल में उत्तर के राज्यों में आपका खास कर आएगा यूपी आ जाएगा, आपका बिहार आ जाएगा आपका, ठीक है, और एक दो राज्य आपके और आ जाएंगे, ठीक है। इन राज्यों में जो क्या हुआ है, इन राज्यों में जो पॉपुलेशन है आपकी, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो लगातार क्या हुई है, बढ़ी हुई है। और दक्षिण के राज्यों में अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं, जिसमें कर्नाटक, केरल आदि आएंगे, आंध्र प्रदेश आएंगे, इनमें पॉपुलेशन क्या हुई है, स्थिर रही है। मतलब एक घटी तो नहीं, लेकिन हाँ स्थिर रही है अपनी तरह से, एक पैरेलल चली है अपने आप पे, ठीक है। तो ऐसे में जहां एक और ऑलरेडी पहले से ही उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में, ठीक है, लोकसभा में एक बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है अपने आप में, ऑलरेडी रहा है, सीटों की संख्या रही है। यहां पर सीटों की संख्या पहले भी इतनी नहीं थी, और चूंकि अब जनसंख्या में एक बड़ा फेरबदल आ गया है, तो परिसीमन के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है क्या होगा कि इनके सीटों में एक बड़ा गैप जो है दिखाई देगा। हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो सीटें हैं, उनकी सीटों की संख्या में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, और यहां पर सीटें क्या हो जाए, अपने आप में कम हो जाए। तो ये अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे पर अपने आप में जो है दिक्कत वाली बात आ जाएगी अपने आप में। केंद्र राज्य में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो सकता है अपने आप में। अलग अलग राज्यों में सीटों की असमानता के फलस्वरूप राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है संसद में नहीं दिखाई देगा। तो यह भी अपने आप में क्या है, एक संकट वाली बात है। तो अगर इस प्रकार की परिसीमन के बाद अगर इस प्रकार की समस्याएं अगर आपको देखने को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं राज्यों में, आज जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि राज्यों में भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर, आज अलग अलग चीजों के आधार पर राज्यों में अगर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं विषमताएं देखने को मिलती हैं। और अगर सेंसस हुआ, सेंसस के बाद परिसीमन हुआ, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये जो सीटों में जो असमानता आएगी संसद में, ये असमानता दरअसल कहीं ना कहीं ये एक विषमता पैदा करेगी अपने आप में, और पॉलिटिक्स में एक नए प्रकार का जो है कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार की पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल जो एजेंडा होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो अलग अलग नीतियां होती हैं, उन नीतियों में भी कहीं ना कहीं फेरबदल दिखाई देगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति कहां से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अक्सर तो आपने सुना होगा, और यह बात वास्तव में सही भी है। बिकॉज आप उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो कि सबसे ज्यादा संसद में सीटें रखता है, अपने आप उसकी महत्ता है। और अगर
अगर पॉपुलेशन में जो ये डिफरेंस देखने को मिला है कि दक्षिण के राज्यों में पॉपुलेशन में क्या हुई है, गिरावट दर्ज हुई है, बल्कि स्थिर रही है, और जबकि उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में सीटों के इस बड़े अंतराल से कहीं ना कहीं यह विषमता या पॉलिटिकल पार्टीज का जो एजेंडा है उन एजेंडों में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये एक चिंताजनक बात है। इसके अलावा विमेन रिजर्वेशन की बात अगर मैं करूं तो महिला आरक्षणों में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर दिखाई देगा, और चूंकि अभी फिलहाल ये सेंसस और परिसीमन नहीं हो रहा है, इसके होते होते क्रियान्वयन होने तक 2030, 31, 32 तक हो सकता है। ऐसे में एक बड़ा जेंडर गैप भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे सकता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए पार्लियामेंट में वो अभी भी नहीं है, और हो सकता है आने वाले 2-4 सालों में भी ना रहे। तो ये अपने आप में विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भी क्या है, एक चुनौती भरा काम होगा। क्योंकि भाई महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। भाई आपकी पूरे पॉपुलेशन में 50% का योगदान महिला देती हैं, लेकिन क्या आज महिलाओं की स्थिति आपके देश में ठीक है? आप कहेंगे सर नहीं ठीक है। हां, वो बात अलग है कि ग्लैमर इस दुनिया में आपको लगता है कि महिलाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत आगे निकल गई, लेकिन अगर वास्तविक हकीकत के रूप में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं कि बड़े बड़े मकानों में, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े पर्दे लगे हुए उन 4 दीवारों के बीच में, बड़ी हुई चमकती लाइटों के बीच में उस महिला की चीख आपको सुनाई नहीं देती है, जो दर्द महसूस करती है इस बात के लिए कि कोई उसकी बात को सुने। तो आप क्या कैसे कह सकते हैं कि उस महिला के लिए जो कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई व्यक्ति विशेष या कोई व्यक्ति जो है संस्था आदि कोई काम करती नहीं करती है? इन चमकती दीवारों में, इन चमकती लाइटों के बीच में महिलाओं की चीखें कहीं दब जाती हैं, हमें नहीं दिखाई देती हैं, नहीं सुनाई देती हैं। तो यह बात विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि पार्लियामेंट में दरअसल महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, और उसके लिए परिसीमन आदि में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है, अपने आप में जो भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, उसको दूर करके इसको सही किया जाए। तो ये एक अपने आप एक अलग मुद्दा है कि भाई परिसीमन के बाद जो जनसंख्या का जो अपने आप पे जो एकीकरण किया जाएगा, ठीक है, वो कैसे होगा? क्योंकि मतदाताओं का जो वोट होता है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, उसमें अस्थिरता या उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। वही सारी बातें आज हम इसमें आगे और पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो परिसीमन वाला खेल होगा, अपने आप पे परिसीमन जो किया जाएगा, उसके बाद जो राजनीतिक जो अस्थिरता या जो उठापटक होगी उसका क्या इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे टॉपिक को अगर आप कोरिलेट करेंगे अपने जीएस के पेपर से, तो आप पाएंगे कि जो पेपर सेकंड आपका जो मुख्य परीक्षा का है, जिसमें राज्य व्यवस्था और संघीय ढांचा का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, उससे आप इस टॉपिक को क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। तो ये बात हो गई। और जनगणना भारत में ये केवल एक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नहीं है अपने आप पे, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, यह देश के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और नीति नियोजन का आधार है। और आप जानते होंगे कि संविधान के तहत प्रत्येक जनगणना, कोई भी जनगणना होगी, कोई भी सेंसस होगा, उस सेंसस के बाद आर्टिकल जो 82 है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंसस के बाद आर्टिकल 22 के प्रावधानों के अनुसार परिसीमन किया जाना क्या होता है, अनिवार्य होता है। और इसके तहत दरअसल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन किया जाता है, ताकि एक व्यक्ति एक वोट के मूल्य का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसको प्रतिपादित सही से किया जा सके। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर हो, राज्यों के लोगों का जो ख्याल है वो प्रॉपर तरीके से रखा जा सके, इसके लिए परिसीमन में जो वेरिएशन आ जाता है अपने आप में, उसको हम मजबूत कर सकें। ठीक है, तो हालांकि 2021 की जनगणना जो नियत समय पर होनी थी, महामारी और प्रशासनिक कारणों से अभी क्या है, पेंडिंग है, लंबित है। और इस देरी ने एक गंभीर संवैधानिक और राजनीतिक विरोध उत्पन्न कर दिया है, जिसकी जड़ में अगर आप देखेंगे तो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का कार्यान्वयन क्या है, निहित है। और यह अधिनियम यह स्पष्ट रूप से इस नवीनतम जनगणना और परिसीमन को अपनी शर्त बनाता है, जिससे इसी देरी का सीधा प्रभाव लैंगिक न्याय और भारत के संघीय ढांचे पर पड़ता है अपने आप पे। निश्चित तौर पर इससे महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, यह एक बड़ी विडंबना है। अब एक पॉइंट बड़ी खास कि जनगणना की देरी और महिला आरक्षण के कार्यान्वयन में क्या है, मुख्य बाधा है। ये जो लेट हो रहा है ना ये जनगणना आपका, ये महिलाओं के आरक्षण में एक बहुत बड़ा बैरियर है अपने आप में।
और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 का राजनीतिक भविष्य और कार्यान्वयन पूरी तरीके से नवीनतम जनगणना के आधार पर होगा। जब जनगणना होगी, आंकड़े आएंगे, तो उसी के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और चूंकि महिलाओं का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण वर्तमान युग में क्या है, बड़ा आवश्यक है, लेकिन क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। जैसा कि अभी हमने कहा कि यह परिसीमन आदि होने में एक लंबा समय लगेगा और इसको क्रियान्वित करने में हो सकता है कि 2029 और 31 लग जाए आपको। यानी कि 6-7 साल तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है संसद में नहीं हो पाएगा। और ये अपने आप में क्या है, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देगा अपने आप में। वैसे भी पुरुष समाज अपने आप को 30 मार का समझता है ना। आज पितृसत्तात्मक परिवार आज भी हैं, और बड़े बड़े घरों में जो अपने आप को लोग संभ्रांत कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं, मुझे लगता है कि गांव का व्यक्ति कहीं ज्यादा समझदार आज हो गया है, बजाय इसके जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम अपनी बीवी को नहीं पढ़ने देंगे, जाओ, है ना, हम अपनी बीवी को मार्केट नहीं जाने देंगे। ये अलग अलग प्रकार का जो एक पितृसत्तात्मक जो सोच कहीं ना कहीं है अपने आप में, ये आपके लिए बड़ा घातक है अपने आप में। हम कहते तो हैं यत् नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, लेकिन क्या इस सिद्धांत को आपने अपने घर में कभी फॉलो किया है? क्या आज आप जब नवरात्रों में एक बेटी को आप कन्या मानकर उसकी पूजा करते हैं, उस बड़ी बेटी होने पर, उस बेटी के होने पर क्या आप उसके उस बात को स्वीकार करते हैं? अगर वो बेटी कहती कि नहीं पापा जी मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, तो क्या आप उसके उस मूल भावना को समझने का प्रयास करते हैं? यू आर सो एजुकेटेड टाइप ऑफ पर्सन, यू आर लाइक ए वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, बट आपने उस बेटी को क्या समझा? जिस बेटी ने कहा कि नहीं मुझे मम्मी पढ़ना है, मुझे और पढ़ाई करनी है, क्या आपने उसको समझा? या बेटी ने कहा नहीं 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 हमें ये काम नहीं बल्कि हमें ये काम करना है, आपने उस पर महिला होने का आरोप लगाया कि नहीं नहीं बेटी तुम तो बेटी हो, महिला हो, तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो, तुम्हें नहीं करना है, फला ढिमका अगड़म बगड़म टाइप की बातें आपने उसको बताई। आपने अपने पिता होने का कर्तव्य निभाया क्या? आपने मां होने का कर्तव्य निभाया क्या? आपने अपने बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, तो आपने क्या सोचते हैं कि आपने कोई एहसान किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कोई एहसान अपने बच्चे को या अपनी बेटी को पढ़ा करके नहीं किया, यह आपका धर्म था। अगर एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, उसको एक अच्छी शिक्षा देते हैं, तो कोई वो एहसान नहीं करते हैं क्योंकि एहसान करते हैं। ये हमारे संस्कृति में धर्म कहा गया है। ये गृहस्थ आश्रम का क्या है? धर्म है, नैतिकता है, और ये आपका कर्तव्य है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने इस कर्तव्य से विमुख होते हैं तो आप माता पिता कहलाने के लायक नहीं बनेंगे। अगर आज आप किसी के घर की बेटी हैं, बेटे हैं, तो कल को जब आप मां बाप बनेंगे तो आपका फर्ज अपने बच्चों के प्रति बनेगा कि आप उनको एक अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें और अच्छे नैतिक मूल्यों का समावेशन करें। तो ये बात ध्यान रखें। लेकिन आज बड़े बड़े परिवारों में भी महिलाओं को नहीं सुना जाता है, उनको एजुकेट नहीं किया जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। तो ये विडंबना है। और ऐसी स्थिति में जब महिलाओं का आरक्षण मजबूत होना चाहिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में ज्यादा होना चाहिए, तो चूंकि जनगणना में देरी हो रही है, ऐसे में परिसीमन में भी देरी हो रही है, और ऐसे में महिलाओं का विकास कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अपने आप में बहुत देर हो रहा है उनके डेवलपमेंट में। ये एक खास बात है अपने आप में, ठीक है। आर्टिकल 334A का संवैधानिक गतिरोध है, यानी कि महिला आरक्षण अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 334A को सम्मिलित किया गया है। दरअसल यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से क्या कहता है? यह कहता है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा जब तक नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमन अभ्यास पूरा नहीं हो जाता है। तो अब बताओ कि बॉस ये काम कैसे चलेगा, है ना। ये एक बड़ी विडंबना है जो कि इतना डिले ऑलरेडी हो चुका है अपने आप में। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो 2021 की जनगणना के आंकड़ों की अनुपलब्धता, क्योंकि जनगणना तो हुई नहीं है, कोविड से लेट हो गया, तो 2021 की जनगणना के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसकी इस अनुपलब्धता के कारण परिसीमन आयोग अपना कार्य शुरू नहीं कर सकता। भाई आंकड़े ही नहीं है तो परिसीमन काम कैसे करेगा? नहीं करेगा बॉस, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है? इसके परिणाम स्वरूप अधिनियम जो है प्रभावी रूप से अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है, जिससे महिलाएं अगले 2 आम चुनाव 2029 और 2034 तक भी आरक्षण के लाभों से क्या रह जाएंगी? वंचित हो जाएंगी। यानी कि सेंसस में जो ये देरी हो रही है, इस सेंसस में देरी होने से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अपने आप में महिला आरक्षण जो कि होना चाहिए था वो क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। तो ये एक क्या है? बड़ी विडंबना है अपने आप में। सामाजिक प्रभाव की मैं बात करता हूं
तो दरअसल यह गतिरोध राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लैंगिक न्याय की अपेक्षाओं को बाधित करता है और महिलाओं में राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति निराशा उत्पन्न कर सकता है अपने आप में। तो यह बड़ी बात है कि सेंसस के लेट होने से महिला आरक्षण पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है अपने आप में। ठीक है, यह बात ध्यान देने की आवश्यकता है आपको अपने आप में। रोटेशन और चक्रीक्रम की समस्या, यानी कि आरक्षण के तहत दरअसल जो आरक्षित सीटों का आवंटन और उनका चक्रीक्रम परिसीमन आयोग द्वारा ही तय किया जाना है। जनगणना की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है, सीटों की पहचान असंभव हो रही है, यानी कि यह तय करना असंभव हो गया है कि कौन सी सीटें आरक्षित होंगी और किस क्रम में उनका रोटेशन होगा। ठीक है, आंकड़ा ही नहीं हमारे पास। राजनीतिक अनिश्चितता, यानी कि राजनीतिक दल महिला नेताओं के निर्माण में दीर्घकालिक निवेश करने से हिचक सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं है कि 5 साल बाद कौन सी सीटें आरक्षित होंगी। यह स्थानीय नेतृत्व के विकास को क्या कर सकता है, बाधित कर सकता है। लोग भाई रिस्क कहां लेंगे अगर उनको पता ही नहीं कि भाई सीटों का आरक्षण कैसे होगा। परिसीमन आयोग की भूमिका और राजनीतिक संवेदनशीलता, यानी कि परिसीमन आयोग का कार्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है, जो एक राजनीतिक रूप से अधिक क्या है, संवेदनशील प्रक्रिया है अपने आप में। और अगर आप बात करेंगे 2016 के बाद जो है सीटों का के पुनर्समायोजन की, तो संवैधानिक स्थगन की समाप्ति, यानी कि 84वें संविधान संशोधन 2002 ने अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। यह स्थगन जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के लिए लगाया गया था अपने आप जानते होंगे इसको। ठीक है, सीटों की संख्या में वृद्धि की आशंका, यानी कि अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो 2026 के बाद यह स्थगन समाप्त हो जाएगा। नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हुए परिसीमन करने पर लोकसभा की सीटों की संख्या में भारी वृद्धि होने की संभावना है, खासकर अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में, जिसमें कि आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आते हैं स्टेट अपने आप में। परिसीमन आयोग का कार्य क्या है, परिसीमन आयोग को न केवल सीटों की सीमाओं को फिर से खींचना होगा, बल्कि SC ST और महिला आरक्षण के लिए सीटों का निर्धारण और चक्रीय क्रम भी क्या होगा, तय करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत, यह बड़ा आवश्यक हो जाता है अपने आप कहीं ना कहीं, यानी कि असमानता का समाधान। वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या में भारी असमानता है, कुल सीटों में अन्य की तुलना में दोगुनी जनसंख्या है। परिसीमन इस असमानता को दूर करके लोकतांत्रिक मूल्य को सुनिश्चित करने की दिशा में क्या है, आवश्यक है अपने आप में। यह बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा संवैधानिक बाध्यताओं की मैं बात करता हूं, तो परिसीमन आयोग को इस संवैधानिक बाध्यता को पूरा करना होगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया और परिणाम राजनीतिक रूप से क्या हो जाएगी, विस्फोटक हो सकती है अपने आप पे। ये सारी बातें बड़ी सेंसिटिव है अपने आप पे, और मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए, जनगणना और परिसीमन का संघीय ढांचे पर प्रभाव, यह भी एक बड़ा मुद्दा है अपने आप में। ठीक है, यानी कि जनगणना के आंकड़ों पर अगर आधारित परिसीमन भारत के संघीय ढांचे और केंद्र शासित प्रदेशों पर दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है। उत्तर दक्षिण राजनीतिक विभाजन, यह मैंने आपको बताया भी कि जनसंख्या नियंत्रण की सजा, यानी कि दक्षिण राज्यों केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने पिछले 4 दशकों में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके विपरीत उत्तरी राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में आते हैं, उसमें जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक रही अपने आप में। तो दक्षिण के राज्यों ने कंट्रोल किया पॉपुलेशन को, जबकि उत्तर के राज्यों में पॉपुलेशन क्या हुई है, बढ़ी है अपने आप पे। प्रतिनिधित्व का हस्तांतरण, यानी कि 2026 के बाद परिसीमन होने पर जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में उत्तरी राज्यों को संसद में अधिक सीटें मिलेंगी, जबकि दक्षिण के राज्यों का सापेक्ष प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। संघवाद पर दबाव क्या हो जाएगा, दक्षिण राज्यों में यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि उन्हें राष्ट्रीय लक्ष्य, ठीक है, प्राप्त करने के लिए राजनीतिक रूप से दंडित किया जा रहा है, जबकि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को पुरस्कृत किया जा रहा है। या क्षेत्रीय असंतोष को जन्म दे सकता है और संघीय सौहार्द को प्रभावित कर सकता है अपने आप। जो मैंने बात कही कि भाई दक्षिण के राज्यों ने तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, तो उनको तो इनाम मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको सजा इस बात की मिलेगी कि उनका प्रतिनिधित्व जो है आपको संसद में कम मिलेगा। जबकि उत्तर के राज्यों में जिन्होंने जनसंख्या को बढ़ाया, तो उसको इनाम के स्वरूप जो है उनकी सीटों में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे एक असंतोष की भावना उत्पन्न होगी अपने आप पे, और संघीय ढांचे पर क्या होगा, एक अपने आप में एक दिक्कत होगी अपने आप में, है ना। राजनीतिक शक्ति का ध्रुवीकरण, यानी कि उत्तर भारत का बढ़ता प्रभुत्व, जो कि आज भी है। उत्तर प्रदेश कहा भी जाता है कि दिल्ली की राजनीति उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है अपने आप में, है ना। तो परिसीमन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में
लोकसभा की सीटों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी। इससे संसद के निचले सदन में उत्तरी राज्यों का प्रभुत्व और बढ़ जाएगा, जिससे राष्ट्रीय नीतियों और एजेंडे पर इन राज्यों का प्रभाव कहीं अधिक दिखाई देगा। भाई सिंपल सी बात है, जिस राज्य में सीटों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा ध्यान देंगी, जहां पर सीटें कम होंगी वहां पर ध्यान कम दिया जाएगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, मतलब ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि इस पर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये एक बड़ा राजनीतिक उठापटक हो सकता है अपने आप में, और ये एक बड़ा असंतोष का कारण भी बन सकता है। ये इसमें एक असहिष्णुता जो एक जो शब्द है उसमें भी बढ़ती देखने को मिल सकती है आपको, है ना। चलिए, राज्यसभा का अप्रत्यक्ष प्रभाव। लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ने से राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट की संरचना और प्रभावशीलता पर भी दिखाई पड़ सकता है। यह भी एक चिंता व्यक्त की जा रही है अपने आप में। चुनौतियां और आगे की राह की अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या क्या चुनौतियां हैं अपने आप में, तो इस जटिल गतिरोध से निकलने के लिए प्रशासनिक तत्परता और राजनीतिक सर्वसम्मति क्या है आवश्यक है। यानी कि चुनौती क्या है, जनगणना में देरी। तो जनगणना में देरी के लिए कि आगे की राह क्या हो सकती है कि तत्काल जनगणना शुरू करना, यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करना होगा और आवश्यक प्रशासनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी चुनौती क्या है, संघीय संतुलन की है। इसके लिए क्या करना होगा, सीटों को स्थिर करने का विकल्प संशोधन, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण को पुरस्कृत करने के लिए 2026 के बाद भी लोकसभा सीटों की कुल संख्या को स्थिर रखने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पर विचार करना होगा और केवल महिला आरक्षण के लिए सीटों का आंतरिक पुनर्समायोजन करना होगा अपने आप में। तो यह भी एक बड़ी बात है। दूसरा, राजनीतिक सर्वसम्मति, यानी कि परिसीमन आयोग का पारदर्शी गठन, यानी कि परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सर्वदलीय बैठकें आयोजित करना और दक्षिण राज्यों की चिंता को दूर करने के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी दरअसल रोडमैप जारी करना होगा। महिला आरक्षण का तत्काल कार्यान्वयन, यानी कि अस्थायी रोस्टर बनाना, यानी कि जनगणना पूरी होने तक महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करने हेतु स्थानीय चुनाव में अपनाए गए रोस्टर प्रणाली के आधार पर एक अस्थायी चक्रीय क्रम पर विचार करना। यद्यपि इसके लिए एक और संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। डिजिटल कार्यान्वयन, यानी कि जनगणना को त्रुटिहीन, सुरक्षित और डिजिटल ढंग से पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जनगणना आयुक्त कार्यालय के बीच में समन्वय क्या करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो ये सारी अगर चीजें हम करते हैं तो शायद एक बड़े स्तर का फायदा आपको देखने को मिल जाए, अदरवाइज तो समस्या के रूप में चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, निष्कर्षतः जनगणना में देरी और परिसीमन की आगामी चुनौती भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के साथ इस मुद्दे का जुड़ाव इसे केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं बल्कि लैंगिक न्याय और संघीय समानता के लिए एक नैतिक और राजनीतिक अनिवार्यता बना देता है अपने आप पे। तो ये सारी बातें आपको जाननी पड़ेगी कि किस प्रकार से जनगणना में देरी, परिसीमन में देरी होने से किस प्रकार से महिला आरक्षण में एक जो है दिक्कत होगी और किस प्रकार से राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें असमानता होने से किस प्रकार से राज्यों में असमानताएं उत्पन्न होगी और संघीय ढांचे पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है चोट पहुंचाने जाएगी अपने आप में। तो ये सारे पॉइंट हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भाई बताओ अभी हाल में जनगणना में हुई देरी का इंपैक्ट भारतीय राजनीति पर किस प्रकार पड़ सकता है, समाज पर किस प्रकार से पड़ सकता है, या फिर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूती ना मिलने से महिला सशक्तिकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा प्रश्न भी आप एग्जाम में बन सकता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, इस पर आपके एग्जाम में पीसीएस आदि में इंटरव्यू में ही प्रश्न पूछा सकता है कि भैया सेंसस क्या है, परिसीमन क्या है, परिसीमन आयोग कब पहली बार बिना कब तक के लिए बनाया गया है, कब सीटों में फेरबदल किया जाएगा, सीटों में फेरबदल होने से पॉलिटिक्स में, सोसाइटी पर, विमेन एम्पावरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और इंटरव्यू पैनल में भी यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से रेडी करना है और अपनी चीजों में अलग से आपको नोट्स बनाते हुए चले जाना है। अब इसमें अगर कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग कल एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं?
यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।